अफेयर टॉप 10 डेली करंट अफेयर सीरीज में आज 8 फरवरी है और आज भी हम रोज की तरह ही 10 सबसे महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे जिनका संबंध रोज के समसामयिक विषयों से होता है। इस वीडियो से संबंधित पीडीएफ फाइल के लिए आप हमें टेलीग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। इसके साथ ही वीडियो को पूरा देखें और अंत तक देखें ताकि हर एक प्रश्न से संबंधित बेसिक स्टैटिक्स जीके को भी आप लोग जान सकें। इसके साथ ही जिन लोगों ने हमारे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस जरूर करें ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके और आप बढ़ सके लक्ष्य के साथ अपने लक्ष्य के। और तो इसी के साथ चलते हैं कल के वीडियो के अंदर पूछे गए प्रश्न पर। तो कल के वीडियो के अंदर पूछा गया प्रश्न कुछ इस प्रकार था कि भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2020 कौन जारी करता है। तो इसका आंसर होगा ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल प्रतिवर्ष भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक जारी करता है। तो 2020 का भी भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2020 किसने जारी किया? ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने जारी किया। इसी के साथ चलते हैं वीडियो के अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है और आज वीडियो का पहला प्रश्न है कि हाल ही में केंद्र सरकार ने ई नाम यानी कि इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट पोर्टल के माध्यम से 2021-22 में कितने मंडियों को जोड़ने की घोषणा की गई है। तो ऑप्शंस थे हैं 200, 500, 1000 मंडियाँ, 5000 मंडियाँ। तो इसका आंसर होगा 1000 मंडियाँ। तो अभी केंद्र सरकार ने अभी हाल ही में प्रस्तुत किए गए बजट में घोषणा की है कि 2021-22 में ई नाम यानी कि इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट पोर्टल के माध्यम से देश भर में 1000 मंडियों को जोड़ा जाएगा और जिसके माध्यम से कृषि अवसंरचना एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड को कृषि उत्पाद बाजार समितियों को उनकी बुनियादी सुविधाओं को बढ़ाने में उपलब्ध कराया जाएगा। इसके साथ ही देखा जाए तो इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट यानी कि ई नाम केंद्र सरकार द्वारा 2016 में शुरू की गई थी और यह एक पैन इंडिया यानी कि पूरे भारत के लिए एक ई व्यापार इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस प्लेटफॉर्म है जो कृषि उत्पादों के लिए एक इंटीग्रेटेड नेशनल मार्केट को उपलब्ध कराता है। उसको बनाने का निर्माण उसके निर्माण का उद्देश्य रखता है। इसके साथ ही इसके तहत किसान अपने नज़दीकी बाजार में अपने उत्पादों को ऑनलाइन बिक्री कर सकते हैं ई नाम पोर्टल के माध्यम से और व्यापारी कहीं से भी उनके उत्पाद के लिए मूल्य को चुका सकता है यानी कि ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करके वस्तुओं के मूल्य अनाज के मूल्य को चुका सकता है जिसके परिणाम स्वरूप व्यापारियों की संख्या में वृद्धि भी होगी और बाजार में प्रतिस्पर्धा भी यानी कंपटीशन भी बढ़ेगा जिसके कारण किसानों को उनके वस्तुओं का उनके उत्पादों का उचित मूल्य प्राप्त हो सकेगा और इसके माध्यम से मूल्यों का निर्धारण भी भलीभांति रूप से किया जा सकता है तथा किसानों को अपने उत्पादों का उचित मूल्य प्राप्त हो सकेगा। ई नाम पोर्टल का वर्तमान में खाद्यान्न तिलहन रेशे सब्जियां या फलों सहित 150 वस्तुओं का व्यापार किया जा रहा है और साथ ही यह 1005 से अधिक किसान उत्पादक संगठन इसके अंतर्गत पंजीकृत हैं वर्तमान में। इसी के साथ चलते हैं वीडियो के अपने अगले प्रश्न पर कि भारतीय मौसम विभाग ने किस राज्य में भारत का पहला थंडर स्टॉर्म रिसर्च टेस्ट बेड बनाया जाएगा। तो किस राज्य में बनाया जाएगा? ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, तमिलनाडु। तो इसका आंसर होगा ओडिशा। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार ओडिशा के बालासोर में देश का पहला आंधी तूफान अनुसंधान केंद्र यानी कि थंडर स्टॉर्म रिसर्च टेस्ट बेड बनाया जाएगा। बालासोर में आंधी तूफान अनुसंधान केंद्र स्थापित करने का उद्देश्य आसमानी बिजली के कारण जो होने वाली जान माल का नुकसान है हानि है उसको कम करना है। अभी हाल ही में देखा जा रहा है कि मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के पास भी प्रथम श्रेणी का फर्स्ट जनरेशन का मानसून प्रशिक्षण केंद्र विकसित किया जा रहा है और ये घोषणाएं अभी किसने की हैं? IMD यानी कि इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट यानी भारतीय मौसम विभाग के महानिदेशक डायरेक्टर मृत्युंजय महापात्रा ने इसकी अभी घोषणा की है। थंडर स्टॉर्म प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना जो की जा रही है भारतीय मौसम विभाग और उसके साथ साथ पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय और इनके साथ भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र यानी इसरो और DRDO यानी कि रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन के सहयोग से यह किया जा रहा है यानी कि थंडर स्टॉर्म प्रशिक्षण केंद्र थंडर स्टॉर्म रिसर्च टेस्ट बेड की स्थापना कहाँ की जा रही है? ओडिशा के बालासोर में की जा रही है। तो भारत मौसम विज्ञान विभाग मौसम के भविष्यवाणी मौसम संबंधी टिप्पणियों और भूकंप विज्ञान के लिए एक प्रमुख एजेंसी है। इसके संबंध में जानकारियाँ और भविष्यवाणी इत्यादि भारतीय मौसम विज्ञान विभाग द्वारा किया जाता है। यह पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के तहत कार्य करता है और इसकी स्थापना 1875 में की गई थी 1875 में की गई थी और इसका मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में स्थित है। इसका मुख्यालय किसका? भारतीय मौसम
मौसम विज्ञान विभाग का मुख्यालय दिल्ली में स्थित है। वर्तमान ओडिशा भारत के पूर्व में स्थित एक तटीय राज्य है और इसकी राजधानी भुवनेश्वर है। वर्तमान मुख्यमंत्री नवीन पटनायक तथा इसके राज्यपाल गणेशी लाल हैं। तो वीडियो का अगला प्रश्न कुछ इस प्रकार है कि हाल ही में भारत और किस देश के मध्य नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में संयुक्त कार्य समूह की पहली बैठक आयोजित की गई? तो इसमें ऑप्शंस हैं कुवैत, बहरीन, ईरान, संयुक्त अरब अमीरात। तो इसका आंसर होगा बहरीन। बहरीन के साथ अभी भारत ने 4 फरवरी को एक वर्चुअल फॉर्मेट में नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में संयुक्त कार्य समूह की पहली बैठक को आयोजित किया और इस बैठक में बहरीन के प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व वहां के सस्टेनेबल अथॉरिटी के अध्यक्ष अब्दुल हुसैन बिन अली मिर्ज़ा ने किया, जबकि भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के संयुक्त सचिव दिनेश दयानंद जगदले द्वारा किया गया। इसके साथ भारतीय राजदूत जो कि बहरीन में नियुक्त हैं, अभी बहरीन में भारत के राजदूत पीयूष श्रीवास्तव ने भी इसमें भाग लिया। इस बैठक में दोनों पक्षों ने जलवायु परिवर्तन के लक्ष्यों को पूरा करने के लिए रिन्यूएबल एनर्जी नवीकरणीय ऊर्जा के महत्व पर एक प्रकाश डाला है और इस क्षेत्र में भविष्य के लक्ष्यों को शुरू की गई विभिन्न प्रकार की अपनी योजनाओं के संबंध में रिपोर्ट एक दूसरे के समक्ष पहलों के लिए एक दूसरे के समक्ष साझा रिपोर्ट की गई है। इस दौरान दोनों पक्षों ने क्षमता निर्माण के साथ मिलकर एक दूसरे की क्षमता के साथ मिलकर कार्य करने संबंधित एजेंसियों के साथ साथ एक क्षेत्र से विशेष रूप से पवन और सौर ऊर्जा और स्वच्छ हाइड्रोजन के क्षेत्र में दोनों देशों के निजी क्षेत्र के बीच एक सहयोग को बढ़ावा देने के बीच में भी सहमति व्यक्त की है। इससे पहले देखा जाए तो भारत और बहरीन के मध्य नवीकरणीय ऊर्जा को लेकर जो द्विपक्षीय समझौता हुआ था वो 2018 में हुआ था। इसके साथ ही देखा जाए तो अभी हाल ही में कोविड-19 की वैक्सीन उपहार स्वरूप भारत ने वैक्सीन मैत्री पहल के तहत बहरीन को प्रदान की है। तो इसी के साथ अगर हम देखें तो बहरीन जो है वो फारस की खाड़ी में बसा हुआ एक देश है और ये एशिया का तीसरा सबसे छोटा देश है और इसकी राजधानी मनामा है, जिसकी मुद्रा दिनार है, बहरीन दिनार है। इसी के साथ अगर देखा जाए तो भारत से पश्चिम दिशा में यह देश फारस की खाड़ी में स्थित है। अगर भारत से इसकी लोकेशन मैप पर देखी जाए तो ये कुछ इस प्रकार प्रदर्शित होती है। तो यहाँ है हमारा प्यारा देश भारत, जो कि हिंद महासागर के शीर्ष पर स्थित है और भारत के पश्चिम में अगर हम जाएं तो अरब सागर है और अरब सागर के पश्चिम में है सऊदी अरेबिया और अरब प्रायद्वीप के उत्तर में है फारस की खाड़ी, पर्शियन गल्फ। फारस की खाड़ी यहाँ स्थित है और फारस की खाड़ी में स्थित है बहरीन देश, जो कि एक द्वीपीय देश है। ये बहरीन देश का मानचित्र आप देख रहे हैं, ये फारस की खाड़ी में स्थित है जो कि एक द्वीप है और ये जलीय सीमा सऊदी अरब और कतर के साथ साझा करता है। ये एक ब्रिज के थ्रू सऊदी अरब से जुड़ा हुआ है और इसकी राजधानी मनामा यहाँ आप लोगों को स्पष्ट रूप से लोकेट हो रही होगी। तो इसी के साथ चलते हैं वीडियो के अपने अगले प्रश्न पर। वीडियो का अगला प्रश्न है कि भारतीय नौसेना ने तटीय सुरक्षा के लिए तीन उन्नत हल्के हेलीकॉप्टर प्राप्त किए हैं किससे? हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, भारत डायनामिक्स लिमिटेड, टाटा एडवांस सिस्टम, महिंद्रा डिफेंस सिस्टम्स। तो इसका आंसर होगा हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, HAL। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने भारतीय नौसेना को 3 MK3 उन्नत के हल्के हेलीकॉप्टर सौंपे हैं और यह हेलीकॉप्टरों का इस्तेमाल तटीय सुरक्षा के लिए किया जाएगा। वर्तमान में भारतीय नौसेना ने अपने मौजूदा बेड़े को बदलने के लिए 16 MK13 उन्नत हल्के हेलीकॉप्टर का ऑर्डर दिया था और इसमें एक शक्तिशाली इंजन शक्ति और लक्ष्य का पता लगाने के लिए सिंथेटिक एपर्चर रडार भी है, जो कि 270 डिग्री के कवरेज की एक तरीके से निगरानी कर सकता है। 270 डिग्री के कवरेज की एक निगरानी रडार प्रणाली से कर सकता है और यह कई समुद्री लक्ष्यों का पता लगा सकता है और उन्हें ट्रैक भी कर सकता है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का गठन 1 अक्टूबर 1964 में किया गया था। 1 अक्टूबर 1964 में किया गया था और यह एक सरकारी स्वामित्व वाला निगम है जो विमान, जेट इंजन और हेलीकॉप्टरों का डिज़ाइन तथा उनके निर्माण और संयोजन कार्य में शामिल होता है। इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय बेंगलुरु में है। HAL यानी कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का मुख्यालय बेंगलुरु में है। स्थापना 1964 में की गई थी। स्थापना कभी गई थी? स्थापना 1964 में की गई थी। तो इसी के साथ चलते हैं वीडियो के अपने अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न कुछ इस प्रकार है कि चाह बगीचा धन पुरस्कार किस राज्य से संबंधित है?
तो इस ऑप्शन से उत्तर प्रदेश, नागालैंड, असम, पश्चिम बंगाल। तो इसका आंसर होगा असम। तो चाह बगीचा धन पुरस्कार योजना के तहत असम सरकार 7.5 लाख लोगों को 3,000 रुपये की वित्तीय सहायता देगी और यह चाय बागान क्षेत्रों में काम करने वाले लोगों को दिया जाएगा। इसी के साथ इसके तीसरे चरण में वित्त मंत्री केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल बगीचा धन पुरस्कार मेले के तीसरे चरण में भाग लेंगे। चाह बगीचा धन पुरस्कार योजना की शुरुआत असम सरकार ने 2017-18 में की थी और इस योजना का मुख्य उद्देश्य चाय बागान श्रमिकों को आर्थिक रूप से मदद करना है, सहायता प्रदान करना है। तो लाभार्थियों को वित्तीय सहायता सीधे उनके बैंक खाते में डीबीटी के द्वारा प्रदान की जाती है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र के थ्रू प्रदान की जाती है। इसी के साथ चलते हैं वीडियो के अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है कि तीसरा बांग्लादेश फिल्म महोत्सव कहाँ शुरू हुआ? तो ऑप्शन है ढाका, कोलकाता, यंगून, पटना। तो इसका आंसर होगा कोलकाता। तो 5 दिवसीय तीसरा बांग्लादेश फिल्म महोत्सव 2021 कोलकाता में 5 फरवरी से शुरू हुआ है और बांग्लादेश के सूचना मंत्री डॉक्टर हसन महमूद ने इस फिल्म समारोह का उद्घाटन किया है। डॉक्टर हसन महमूद ने बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान के जीवन पर आधारित एक कला प्रदर्शनी का भी उद्घाटन किया है और यह कार्यक्रम बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान की जन्म शताब्दी और बांग्लादेश की स्वतंत्रता की 50वीं वर्षगांठ का जश्न मनाने के लिए आयोजित किया गया, जो कि 1971 में स्वतंत्र हुआ था बांग्लादेश पाकिस्तान से। इसी के साथ चलते हैं वीडियो के अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न कुछ इस प्रकार है कि ई कैबिनेट को लागू करने वाला पहला राज्य बन गया है कौन? उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, गुजरात, उत्तराखंड। तो इसका आंसर होगा हिमाचल प्रदेश। हाल ही में हिमाचल प्रदेश संपूर्ण रूप से ई कैबिनेट को लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है और इसका उद्घाटन यहाँ के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर द्वारा किया गया। इस ई कैबिनेट के माध्यम से कैबिनेट के फैसले की पूरी प्रक्रिया को पेपरलेस बना दिया गया है और कैबिनेट ज्ञापन की शुरुआत से लेकर कैबिनेट में किसी प्रकार के ज्ञापन या प्रस्ताव से लेकर उसके शुरुआत से लेकर मुख्यमंत्री द्वारा अनुमोदन तक की पूरी प्रक्रिया को ऑनलाइन कर दिया गया है और इसमें सूचना प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा ई कैबिनेट के लिए एक आईटी एप्लीकेशन को विकसित किया गया और ये पूरे देश में अपनी तरह का पहला एप्लीकेशन है। इसके साथ ही देखा जाए तो अरुणाचल प्रदेश ने इससे पहले ई कैबिनेट समाधान को लागू करने वाला पूर्वोत्तर का पहला राज्य रहा है। इसी के साथ देखें तो हिमाचल प्रदेश उत्तर भारत का पर्वतीय राज्य है और वर्तमान में इसके राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय तथा मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर हैं। वर्तमान में इसकी राजधानी शिमला और धर्मशाला, शीतकालीन राजधानी इसकी धर्मशाला है और ग्रीष्मकालीन शिमला है। तो मानचित्र पर इसकी स्थिति देखें तो मानचित्र पर उत्तर भारत में स्थित है और हिमाचल प्रदेश के साथ लगने वाली सीमाएं जम्मू कश्मीर और लद्दाख जो केंद्र शासित प्रदेश हैं, इसके अतिरिक्त राज्य पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के साथ इसकी देश में अंतर्राज्यीय सीमा लगती है। इसके अतिरिक्त अंतर्राष्ट्रीय सीमा इसकी चीन के साथ लगती है। तो इसी के साथ चलते हैं वीडियो के अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है कि नई रोशनी विकास योजना किस क्षेत्र से संबंधित है? ऑप्शन है आदिवासी विकास, बाल विकास, कुटीर उद्योग विकास, अल्पसंख्यक महिला विकास। तो इसका आंसर होगा अल्पसंख्यक महिला विकास। तो अल्पसंख्यक महिला विकास से संबंधित है ई रोशनी विकास योजना। तो नई रोशनी योजना को 2012-13 में अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया था और यह अल्पसंख्यक महिलाओं का नेतृत्व एवं विकास कार्यक्रम से संबंधित है। इस योजना का उद्देश्य अल्पसंख्यक महिलाओं को सरकारी प्रणालियों और बैंक और अन्य संस्थाओं के साथ बातचीत के लिए ज्ञान, उपकरण, तकनीक प्रदान करके उन्हें सशक्त बनाना है। नई रोशनी विकास योजना के अंतर्गत अभी हाल ही में बड़े पैमाने पर महिलाओं को दी गई सुरक्षा और सरकारी प्रणालियों, बैंकों और अन्य संस्थानों के माध्यम से ज्ञान और उपकरण, तकनीक प्रदान करने के संबंध में बजट में बढ़ावा किया गया है। इसी के साथ देखा जाए तो अल्पसंख्यक महिलाओं के विकास के लिए सीखो और कमाओ योजना, नई मंजिल योजना अल्पसंख्यक महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण में मदद कर रही है। सीखो और कमाओ और नई मंजिल योजना, नई रोशनी योजना, ये योजना किससे संबंधित है? अल्पसंख्यक महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के विकास के लिए। इसी के साथ चलते हैं वीडियो के अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है कि किस सरकारी निकाय ने मोबाइल फ़ोन का उपयोग करते हुए सत्र रिकॉर्ड करने के खिलाफ चेतावनी जारी की है? तो ऑप्शन राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा, उत्तर प्रदेश या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा राज्य
सभा। अभी हाल ही में राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू ने सांसदों को मोबाइल फ़ोन पर सदन की कार्रवाई को रिकॉर्डिंग करने के खिलाफ चेतावनी जारी की है। उन्होंने यह भी कहा है कि ऐसा अनाधिकृत रिकॉर्डिंग और सोशल मीडिया पर इसका प्रसार संसदीय विशेषाधिकार और सदन की अवमानना है। तो राज्यसभा की स्थिति देखें तो भारतीय संविधान में राज्यसभा अनुच्छेद 80 में इसका उल्लेख किया गया है, माफ़ कीजिएगा, भारतीय संविधान का उल्लेख अनुच्छेद 80 में किया गया है, इसके गठन का उल्लेख। और राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या जो है वो 250 हो सकती है और वर्तमान में कुल जो इसकी सदस्य संख्या है 245 है। तो अधिकतम कितनी हो सकती है? 250 तक हो सकती है, लेकिन अभी वर्तमान में जो है कितनी है? 245 हैं। और इसमें से राष्ट्रपति द्वारा साहित्य, विज्ञान, कला, समाज सेवा से संबंधित विशेष ज्ञान रखने वाले 12 सदस्यों को मनोनीत भी किया जाता है तथा प्रत्येक राज्य से कितने सदस्य होंगे इसका निर्धारण उस राज्य विशेष की जनसंख्या पर आधारित होता है। जैसे कि देखा जाए तो अगर उत्तर प्रदेश से कितनी सीटें होंगी राज्यसभा में, उसका निर्धारण जो है वो उत्तर प्रदेश की जनसंख्या के द्वारा किया जाता है। यानी कि जितनी जनसंख्या होगी उतनी सीटें उस राज्यसभा में निर्धारित की जाएंगी किसी भी राज्य की। तो इसी आधार पर देखा जाए तो राज्य विधानसभा के जो निर्वाचित सदस्यों को चुना जाता, राज्यसभा के जो सदस्य हैं, जो निर्वाचित सदस्य हैं, उनको राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा चुना जाता है। यानी कि राज्यसभा के सदस्यों का चयन किसके द्वारा किया जाता है? राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा किया जाता है। मनोनीत सदस्यों द्वारा इनका निर्वाचन नहीं किया जाता, केवल राज्य विधानसभाओं की किसके द्वारा? निर्वाचित सदस्य द्वारा किया जाता है। और न ही जिन राज्यों में विधान परिषद है, द्विसदनीय व्यवस्था है, वहाँ की विधान परिषदों के सदस्यों द्वारा भी इनका चयन नहीं किया जाता, केवल और केवल राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा ही इनका चयन किया जाता है। किनका? राज्यसभा के सदस्यों का चयन किया जाता है। राज्यसभा एक स्थायी सदन है और इस सदन का प्रत्येक सदस्य 6 वर्ष के लिए चुना जाता है एवं प्रत्येक 2 वर्ष बाद एक तिहाई सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते हैं, रिटायर हो जाते हैं और उतने ही नए सदस्यों का पुनः निर्वाचन हो जाता है। तो इसी के साथ चलते हैं वीडियो के अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है कि प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना भारत के किस मंत्रालय से संबंधित है? तो ऑप्शन है शिक्षा मंत्रालय, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय या इनमें से वित्त मंत्रालय। तो इसका आंसर होगा महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने संसद को सूचित किया है कि प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना को केंद्र सरकार की मातृत्व लाभ और जो केंद्र सरकार की मातृत्व लाभ योजना है उसको वित्त वर्ष 2020 तक इस योजना में 1.75 करोड़ महिला लाभार्थियों की संख्या को पार कर दिया है। इसी प्रकार देखा जाए तो प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना की शुरुआत 1 जनवरी 2017 को देश भर में गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं के कल्याण के लिए शुरू किया गया था। यानी कि ये महिलाएं जो किसी रूप से कहीं पर कार्यरत हैं उनको इस योजना के अंतर्गत लाभ दिया जाएगा और ये केंद्र प्रायोजित योजना है जो कि पूर्ण रूप से महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा संचालित की जाती है। इस योजना के तहत गर्भवती महिलाओं को सीधे उनके बैंक खातों में नगद लाभ प्रदान किया जाता है ताकि बढ़ी हुई पोषण की ज़रूरतों को पूरा किया जा सके और वेतन हानि की आंशिक क्षति पूर्ति की जा सके। यानी कि जो महिलाएं कार्यरत हैं भिन्न भिन्न क्षेत्रों में उनको होने वाली वेतन हानि की पूर्ति की जा सके। तो इसके लिए जो लाभार्थी होंगे वो कौन होंगे? जो सभी गर्भवती महिलाएं और स्तनपान कराने वाली माताएं हैं जिन्हें केंद्र सरकार या राज्य सरकारों या सार्वजनिक उपक्रमों में नियमित रूप से रोजगार पर रखा गया है या जो किसी कानून के तहत समान लाभ प्राप्त कर रही हैं उनको इस योजना के अंतर्गत लाभ प्रदान किया जाएगा। तो प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना के तहत सभी लाभार्थियों को 3 किस्तों में 5,000 रुपये दिए जाते हैं और शेष 1,000 रुपये राशि जो है जननी सुरक्षा योजना के अंतर्गत मातृत्व लाभ की शर्तों के अनुरूप संस्थागत प्रसूति करवाने के बाद दिए जाते हैं। यानी कि हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट करवाने के बाद ही दिया जाता है और इस प्रकार औसतन एक महिला को 6,000 रुपये प्राप्त होते हैं प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना के अंतर्गत। तो ये थे आज के हमारे 10 सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न। ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो हमें इस वीडियो पर 50 लाइक जरूर दीजिएगा।
तो इसी के साथ चलते हैं कल के वीडियो के अंदर पूछे गए प्रश्न पर। तो कल के वीडियो के अंदर पूछा गया प्रश्न कुछ इस प्रकार था कि कोविड-19 रेस्पॉन्स इंडेक्स में भारत का कौन सा स्थान रहा। तो इसका आंसर है इसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है, माफ़ कीजिएगा। ये कल के वीडियो के आज के वीडियो के अंदर पूछा गया प्रश्न है कि कोविड-19 रेस्पॉन्स इंडेक्स में भारत का कौन सा स्थान है। इसका आंसर आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। ये वीडियो आप लोगों को अच्छी हो, ज़्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों में, और PDF फाइल के लिए टेलीग्राम पर जाना ना भूलें। धन्यवाद।